नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो आपके लिए। जीएस का सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फ्रेंडली है आपके लिए। सभी पुस्तकों को हमने पढ़ा, लगभग जितने भी सेट हैं सभी को हमने देखा। क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लगभग सबका यही है। क्वेश्चंस के बारे में जीएस से रिलेटेड, चाहे वो साइंस से हो या फिर जीएस के जितने भी सेगमेंट हैं, सबकी बात हम कर रहे हैं कि हम जो भी देखें किताब दुकान पे, जो भी हम स्टैंडर्ड देखें सेट का, उसके हिसाब से अव्वल है आपके लिए। तो दोस्तों देर किस बात का, एक शेयर ज़रूर करें। एक शेयर आपका मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पे जीएस का क्लास चल रहा है, रोज़ाना आएगा जब तक कि एग्ज़ाम्स क्रैक ना हो जाए, यानी कि एग्ज़ाम हो ना जाए। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी भी से कहा जाता है का कार्य है। क्या कार्य है ये बताना है। ठीक है, सरकार की नीतियों को लागू करना, ये प्रशासन चलाना। चलिए, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि नौकरशाही, जिसे ब्यूरोक्रेसी भी अंग्रेजी में कहते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करने का होता है, प्रशासन चलाने का होता है और मंत्रियों की सहायता करने का भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा नौकरशाही के ये सारे कार्य हैं। हो सकता है जब आप अगला क्वेश्चन से देखें तो उसमें ये दोनों गायब रहे और ये आपका आंसर रहे, ये दोनों गायब रहे, ये आपका आंसर रहे, तो कोई एक भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है अरावली, काराकोरम, शिवालिक, पटकाई पहाड़ियां। आप सारे को देख लें एक एक करके। अरावली किधर है, काराकोरम किधर है, शिवालिक किधर है, तो आपको पता चलेगा। पटकाई किधर है, तो आपको पता चलेगा चारों चार तरफ है। ठीक है, कोई पूरब है तो कोई पश्चिम है, कोई पश्चिम है तो कोई पूरब है, तो कोई ये उत्तर है तो कोई दक्षिण है। इस तरह से चारों के चार तरफ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में, तो पटकाई पहाड़ियां जो है यह पूर्वोत्तर में होता है। ठीक है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला का यह उदाहरण है। चलिए, सांप्रदायिक यानी कि जिसे कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है, एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड या फिर पूना पैक्ट दोनों दो चीजें हैं, लेकिन कहने का मतलब है संबंधित एक ही चीज है, सब्जेक्ट एक ही है। सांप्रदायिक की बात अगर करें, यानी कि कम्युनल अवार्ड की बात करें, तो उस समय का जो वायसराय था वो, और पूना एक्ट जो हुआ था वो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, जो कि 1932 ईस्वी में संबंधित है। दोनों चीजें जो आप देख रहे हैं 1932 ईस्वी में घटित हुई घटना है। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में ये घटित घटना है। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे जेल में और पूना पैक्ट के लिए अड़ गए थे। कहने का मतलब है कि कम्युनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड था जिसमें दलित वर्ग को पृथक किया जा रहा था हिंदुओं से। ठीक है, हिंदू अलग वर्ग, दलित अलग वर्ग, मुस्लिम अलग वर्ग। ठीक है, इस तरह से तो दलित वर्ग को अलग होने से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और बहुत दबाव भी आया भीमराव अम्बेडकर पर। ढेर सारे जितने भी नेता लोग हैं तो सारे लोग जब दबाव डाले तो भीमराव अम्बेडकर मानने के लिए तैयार हो गए और ये जो कन्फर्मेशन हुआ, ये कन्फर्मेशन हुआ कि क्रमशः 71 और 148 कम्युनल अवार्ड जो था वो 71 का था और पूना पैक्ट जो जब हुआ तब यह 148 पर सहमति बनी। ठीक है, पहले यह 71 था, लेकिन जैसे ही पूना पैक्ट हुआ तो यह कितना पर सहमति बना, 148 पर सहमति बना और तब जाके ये पूना पैक्ट हुआ, ये शर्त के साथ, इस शर्त के साथ। तो एक एक चीजों को आपको समझने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे चौथा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, कृषि यंत्र है, उर्वरक उद्योग है। चार ऑप्शन हैं आपके। तो किस उद्योग को धुरी उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहा जाता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है। 8 AM से
5 PM के बीच, 7 AM से 4 PM के बीच, 8 से 6 और 8 से 4। तो ये आपके दिए हुए हैं, सुबह है, ये सुबह है और ये शाम है, ठीक है। तो 8 बजे तो सुबह कंफर्मेशन है, 8 बजे ये फहराया जाता है। और कहाँ तक के? 5 बजे शाम तक के फहराया जाता है, क्योंकि 5 बजे के बाद उतारने का समय होता है, शाम हो जाता है और उस समय फहराना नहीं चाहिए। शाम के समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नहीं चाहिए। चलिए, संघ सूची आधारित है विदेश नीति पर, गृह नीति पर, आर्थिक नीति पर, मौद्रिक नीति पर। तो संघ सूची यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ध्यान देना है, ये विदेशी नीति पर आधारित होता है, विदेश नीति पर। क्वेश्चन है, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? ये सामान्य भारत जब आप देखेंगे सामान्य भूगोल में, तो ये सारे चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। 68/7 इसको इस तरह से पढ़ेंगे, या 687 सीधे सीधी पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे, तो शॉर्टकट में आपको याद रखने में सहूलियत होगी। लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट इसे कहा जा सकता है पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। बी ऑप्शन कहता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन जो सही है ये हो जाएगा, उपरोक्त दोनों आपका सही है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट याद करने तो सीधे जान लें कि उत्तरी अक्षांश जो है वो 84 से लेकर 376 है, अब पूर्वी देशांतर जो है 687 से 9725 है। ये अगर इस तरह से अगर आपको याद कर लिए तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर क्षमता है तो इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। उत्तरी अक्षांश जो होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य होगा, उत्तरी अक्षांश के मध्य। जबकि पूर्वी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। चलिए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? एक क्वथनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस की शुद्धता जो प्राप्त की जाती है, निर्धारण किया जाता है, ये गलनांक बिंदु से निर्धारण होता है, ठीक है, गलनांक बिंदु। चलिए, क्वेश्चन कहता है जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है द्रव्यमान, अद्रव्यमान घटता है। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो जब बर्फ पिघलती है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? पानी होगा। जब बर्फ पिघले तो क्या होगा? पानी। बर्फ जो होता है, पानी के बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, यही कारण है कि पानी पर बर्फ तैरता है, ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। और जैसे ही बर्फ पानी पिघल गई तो घनत्व किसका कम है? बर्फ का। तो जाहिर सी बात है आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझने हैं, याद हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ये हम बता चुके हैं, विटामिन के, B1, B2, BC, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज याद कर लीजिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, चलिए आपको बताना है, ठीक है, ये हम बताए हैं। एक बी होता है और एक सी होता है। बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। बाकी जितना भी आप विटामिन देख रहे हैं सभी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अब इसी में जिस तरह से भी आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको बताने हैं। अब यहाँ पे देखें के, B1, B2, BC, तो हमने यहाँ पे बताया कि घुलनशील विटामिन जो कि पानी में है वो बी और सी में है। तो जाहिर सी बात है विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो ये दो तीनों तो वसा में घुलनशील होगा ही नहीं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। तो इस एक बच जाता है के, और के जो है विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए, 11 कहता है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912, 21 दिसंबर 1912, 1 अप्रैल 1936, 22 जुलाई 1936। तो 36 तो उड़ीसा अलग हुआ था, ये इसे हमको याद नहीं रखना है। बिहार प्रांत जब बंगाल से अलग हुआ था, बिहार प्रांत का गठन किया गया था 1912 ईस्वी में, तो वो समय था 22 मार्च 1912, ठीक है। तो ये बिहार प्रांत का गठन माना जाता है, बंगाल से इस बार अलग हुआ था। भले फिर उड़ीसा से अलग हुआ, फिर 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग हुआ, लेकिन उसे ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार प्रांत की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, गठन की चर्चा की जा रही है, ना कि अलग होने की।
अलग राज्य तो कब बना था, 1912 ईस्वी में ही बना था, फिर 36 और 2000 इसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए 12 कहता है गुरु नानक का जन्म स्थान। गुरु नानक सिखों के धर्म गुरु हैं। तलवंडी, अमृतसर, मुल्तान और रोपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी। और तलवंडी कहाँ है? ये पंजाब में है। तलवंडी कहाँ है? पंजाब में है। और ये तलवंडी पंजाब का एक हिस्सा है जो कि अभी पाकिस्तान में है। याद रखना है, तलवंडी अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। बंटवारा के बाद ये पाकिस्तान चला गया। चलिए अब यहाँ 13 देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? सबसे ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 के अहमदाबाद हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। एक एक चीजों को आपको रट जाना है। ठीक है, ये भी 1922 का जो असहयोग आंदोलन कब चला था? तो 1920 से स्टार्ट हुआ था, 22 तक चला था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, अहमदाबाद हड़ताल 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 1918 का जो अहमदाबाद में मील मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था वो। ठीक है, याद रखना है। चलिए 14 देखिए, कहता है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? यानी कि लेखक कह सकते हैं बाणभट्ट, वात्स्यायन, विशाखा दत्त या फिर हर्षवर्धन। ये तीनों जो आप देख रहे हैं हर्षवर्धन के समय का है। नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, और ये हर्षवर्धन के द्वारा ही यह लिखा गया था। चलिए निम्नलिखित युग्म में से किसका सुमेल नहीं है? यहां ध्यान से देखना है। ये जो आप देख रहे हैं ये दर्रा देख रहे हैं, क्या है? दर्रा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इसे राज्य। तो कौन सा दर्रा कौन सा राज्य में है ये बताना है। तो बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, चलिए ये तो आपका सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी आपका सही है। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और यह कथा सुमेल नहीं है, तो यही तो आपका आंसर हो गया। तो भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए 16 देखेंगे। 16 क्या कहता है? पाट भूमि पाई जाती है दंडकारण्य, छोटा नागपुर, विदर्भ मैदान या फिर विंध्य उच्च भूमि में। तो पाट भूमि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये बताना है आपको। पाट्य भूमि, तो इसका सही जवाब छोटा नागपुर होना चाहिए। छोटा नागपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। पाट भूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, कहां प्रचलित है ये बताना है। सर्वाधिक सघन खेती चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या फिर जापान में। तो सघन खेती की अगर बात की जाए तो ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। सघन खेती इंडोनेशिया में सर्वाधिक मात्रा में होता है, लगभग 45% के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन। तो धन विधेयक की सिर्फ चर्चा अगर की जाए तो वो 14 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। साधारण विधेयक तो 6 महीना तक भी रोका जा सकता है, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक सकता है। 14 दिन तक अगर उसे रोक के रखा है और भी आगे रखना चाहता है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। इसलिए 14 दिन के अंदर उसको वापस लौटाना होगा। ठीक है, इसे एकदम कंफर्म दिमाग में बैठा ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है BBI की श्रेणी में। चलिए भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? एक तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। 1957 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ केरल में लोकतांत्रिक रूप से साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में की गई थी, नाम्बूदरी के द्वारा, एक नेता थे। चलिए क्वेश्चन देखें यहाँ पे 20। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जब महाभियोग कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को अगर हमें हटाना है या राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। महाभियोग, तो महाभियोग लाने के लिए
जब दोनों सदन पारित कर देता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है, तब उसे पद त्यागना पड़ता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। ठीक है, यहाँ पे संसद के किसी भी सदन द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? कहने का मतलब है 3 इसमें चुने गए हैं और एक जो है वो चुने नहीं गए हैं। तो कौन है सर? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये तो निर्विरोध चुने गए हैं। एम हिदायतुल्लाह, ये भी हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी उपराष्ट्रपति हैं जो कि निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। लेकिन के आर नारायण को निर्वाचन मतलब फेस करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। यहां से देखिए, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से मिलेंगे जो कि एग्जाम फ्रेंडली है, एकदम क्वेश्चंस लड़ते हैं, आते हैं। बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, और बाष्पीकरण की जब दर तेज हो जाएगी तो ओस तो बनेगा ही नहीं। बाष्पीकरण होगा तब तो ओस बनेगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में इसमें से कोई नहीं। तो जब तक बाष्पित नहीं होगा पसीना, ठीक है, तब तक हमें आराम महसूस नहीं होगा। तो पसीना जो होता है वो आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि गर्म महसूस होता है और परेशानी महसूस होता है आर्द्रता से। ठीक है, याद रखना है। चलिए, भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, यानी कि खौले हुए पानी से उतना जलेगा नहीं जितना भाप से जलेगा। क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से क्या होनी चाहिए आपका सही जवाब? इसका सही जवाब यह है कि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है, यही कारण है गुप्त ऊष्मा होती है, यही कारण है कि भाप से हाथ जो होता है ज्यादा जलता है बनिस्पत खौले हुए पानी के। चलिए, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? लहसुन में गंध होता है, क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, ब्रोमो यौगिक। क्वेश्चंस ऑप्शंस देख लेने के बाद तुरंत बता देंगे, इसमें सल्फर होता है और यही कारण है कि गंध होता है। चलिए, यूकेरियोटिक सेल जो होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है ये बताना है। यूकेरियोटिक सेल कोशिका जो होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो किसकी बनी होती है ये बताना है। फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन। तो आसान है, ये फॉस्फोलिपिड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के द्वारा ही प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? गेहूं है, सनई है, कपास है, धान है। तो इसका सही जवाब सनई हो जाएगा। सनई जो होता है यह एक हरी खाद बनाने के काम आता है, हरी खाद। चलिए, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया। 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा ये अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। दोस्तों शेयर जरूर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत कर पाएंगे और आपके लिए नया नया वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चंस तैयार करेंगे। बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। बस आपसे एक ही गुजारिश है, सिर्फ शेयर करें, देखने के एवज में शेयर करें दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों को भी बोलें शेयर करने के लिए। जितना करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखेंगे आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये इसका सही जवाब हो गया। 28, 29 देखेंगे। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ गैस को मिश्रित किया जाता है। जो सिलेंडर बनाया जाता है उसमें ऑक्सीजन होता है और उसके साथ कौन सा गैस होता है?
हीलियम है, नाइट्रोजन है, जीनोन है या फिर अमोनिया है, तो ये हीलियम गैस होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है। 30 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? भारी जल जिसे हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, भारी जल, ठीक है। हेनरी खटर्स, एचसी यूरे, जी मंडल, जोसेफ प्रिस्टले। एचसी यूरे इसका सही जवाब हो जाएगा। भारी जल की खोज एचसी यूरे के द्वारा की गई थी। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला जो कि उर्वरक का काम करता है। नील हरित शैवाल, हड्डी का चूना, गोबर, यूरिया। तो ये तो नील हरित शैवाल होगा जो कि एजोला के साथ एक बहुत अच्छा उर्वरक खाद बनाता है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर, ऑडोमीटर। आर्किमिडीज का सिद्धांत याद रखना है, ये द्रव से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ये तो सही है। पनडुब्बी भी हो जाएगा, लैक्टोमीटर भी हो जाएगा, लेकिन ऑडोमीटर नहीं होगा। ऑडोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, पनडुब्बी तो आप जानते ही होंगे। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, जबकि ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी भी जो भी गाड़ी आप देखते हैं उसमें ऑडोमीटर लगाया जाता है, जिससे दूरी ज्ञात की जाती है, ठीक है, कितना दूर वो चला। चलिए, ध्वनि की तारत्व निर्भर करता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तीव्रता है, आयाम है, आवृत्ति है या लय है। तो तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तारत्व निर्भर करता है, याद है, देख लीजिए, आवृत्ति। चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसे क्या कहा जाता है? CFC। इसमें प्रयोग नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, मिक्सर और चक्की में नहीं होता है। चलिए यही आंसर मारते हैं। एयर कंडीशनर में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है। मिक्सर और चक्की में ये CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं नहीं होता है। CNG मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे बोला जाता है। मुख्य घटक पूछ रहा है, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, 4 ऑप्शन हैं। तो CNG का जो मुख्य घटक होता है ये मीथेन होता है। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4। चलिए, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? त्वचा जो होती है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? अधिचर्म कोशिका, मृदुत्तक, स्थानीय उत्तक, संयोजी उत्तक की कोशिका। 4 ऑप्शन है आपके, ये बताना है आपको कि जो त्वचा होती है वो किस प्रकार की सेल से बनी होती है, क्या होता है वो, बताइए। क्वेश्चन इसका अधिचर्म कोशिका हो जाएगा। अधिचर्म कोशिका से ये बना होता है। आगे क्वेश्चन है, सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विटामिन ए है, बी है, सी और डी है। तो सुनहरे धान में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो विटामिन ए होता है, ठीक है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक और जल का हिमांक, ध्यान देना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्वथनांक और हिमांक पूछ रहा है। ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब बचे ये दोनों। अब ये दोनों में कंफ्यूजन दूर करें। क्वथनांक जो होता है यानी कि खौलता है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हिमांक मतलब जमता है, तो ये न्यूनतम 0 डिग्री हो जाएगा। इसका सही जवाब बी होगा, ना कि ए होगा। कभी जल्दीबाजी में कंफर्म है, इस तरह के अगर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो याद तो रहते हैं, लेकिन गलती अगर मारना है तो इसी तरह से मराता है कि वाह ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन हुआ, मार दीजिए। तो यहीं पे गलती होने का चांस रहता है, क्योंकि दोनों का जो ऑप्शंस होता है वो दोनों एक ही जगह होता है। निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? क्लोरीन, रेडॉन, क्रेप्टन, हीलियम। निष्क्रिय गैस को ही अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। ये मत समझिएगा कि निष्क्रिय गैस है तो अक्रिय गैस अलग चीज हो गया। इसे ही इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के इनर्ट गैस होते हैं। कौन कौन है? अब देखिए, इसका पहले सही जवाब तो आपको हम बता देते हैं कि क्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देख ले कि 6 कौन कौन है। एक
एक रेडॉन हो गया, दूसरा क्रेप्टॉन हो गया, तीसरा हीलियम हो गया। चौथा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 4 की बात करें तो चौथा हो जाएगा नियोन गैस, ये भी होता है। और एक होता है नंबर 5वां की अगर हम लोग बात कर लें तो आर्गन होता है। नंबर 6 की बात कर लें तो रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन होता है, ठीक है, जेनॉन होता है। तो 6 प्रकार के ये अक्रिय गैस, इनर्ट गैस है, इसे याद रख लेने हैं आपको। चलिए आगे देखेंगे 40 नंबर, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? कार्बन, सल्फर, वेनेडियम, क्रोमियम। तो क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील जंगरोधी बन जाता है, ठीक है, क्रोमियम का मिश्रण। चलिए कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ एनिमल साइंस। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। कार्ल लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण के कारण, पेस्टिसाइड प्रदूषण के कारण, या फिर धूलकण के कारण। 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। अम्ल वर्षा होती है, बहुत आसान है, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन आगे देखेंगे। ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है, ग्रंथि एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। चलिए यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी किण्वों का उत्पादन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं ये नहीं होगा। अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण ये नहीं होगा। वाहिकाओं में रक्त का संचालन ये भी नहीं होगा। तो एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ग्रंथि का मुख्य कार्य। आगे देखेंगे 1984 पुस्तक के लेखक याद रखेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज को, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। जॉर्ज ऑरवेल, सलमान रुश्दी, सैमुर हर्श, कुलदीप नैयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जो कि 1984 के लेखक हैं। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। तो 4 ऑप्शंस में से अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो कि 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राजा बना था, अपने चाचा की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी को मार करके। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक शासक रहा था, बहुत राज्यों को जीता था इसने। अब मलिक काफूर को इसने भेजा था दक्षिण में विजय के लिए। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो संजीवनी जो है वो के मित्रा लेखक है। चलिए ये तो ठीक है। संध्या की अगर हम बात कर लें तो लाला लाजपत राय से संबंधित है, ये भी सही है। यंग इंडिया ये बी उपाध्याय से नहीं है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है। नवजीवन बी उपाध्याय से हो जाएगा। और मराठा जो है ये बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तभी तो आप इस तरह को इसको मिला सकते हैं। जब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे मिला लेंगे आप, ठीक है। चलिए कोलेस्ट्रॉल है एक कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉइड और ये एंजाइम। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर यहाँ पे चर्चा की जाए तो ये स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? स्टेरॉइड होता है। चलिए रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें लोहा होता है, रुधिर वर्णिका जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। रुधिर वर्णिका, आरबीसी, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है आरबीसी में, तो लोहा होता है। चलिए ये सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। सॉरी, रुधिर वर्णिका की बात ही हो रही है, तो ये हीमोग्लोबिन की ही चर्चा हो रही है। हीमोग्लोबिन की चर्चा हो रही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो लौ होता है हीमोग्लोबिन में। चलिए ये सही है। देखिए क्वेश्चंस को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो कंफ्यूजन में आइएगा ही। हम आरबीसी समझ रहे हैं, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। चलिए तीनों चारों सही है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोहा होता है, लाल रंग प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। चलिए प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे सिक्के, चांदी के सिक्के। तो स्वर्ण सिक्का या स्वर्ण आभूषण को निष्क बोला जाता था प्राचीन भारत में। आज का अंतिम सवाल देख लेंगे। 50 नंबर सवाल क्या कहता है? डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी?
अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत, 4 ऑप्शन हैं। तो ये जो डूरंड लाइन है, करती थी की बात हो रही है, ये अफगानिस्तान से करती थी। अभी फिलहाल ये जो सीमा है, डूरंड लाइन जो है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत जो भूमि है, जो दक्षिण का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण का जो हिस्सा है ये, इसे POK बोला जाता है, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। और इसका जो मालिक है अभी फिलहाल जिसके कब्जे में है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और यही बात है कि ये जो डूरंड लाइन है, तो डूरंड लाइन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देने हैं। हालांकि क्वेश्चंस में कभी कभी यही रहता है, भारत की सीमा निर्धारित करती है थी, तो यही क्वेश्चंस बनता है, ना कि पाकिस्तान बनता है। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि भारत ही बनता है, ना कि पाकिस्तान बनता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो ज़रूर प्रॉब्लम को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप कमेंट करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या कुछ और जोड़ने की बात हो, जैसे बहुत स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होने चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए हम कुछ दिन समय लेंगे, क्योंकि अभी GS चल रहा है, तो इसमें हम नहीं जोड़ के एक अलग से हम बनाएंगे वीडियो। इसके लिए समय लगेगा थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से कुछ रीजनिंग और मैथ भी लाएंगे, जो कि बहुत कम रहेंगे, 5-10 की संख्या में रहेंगे, लेकिन जो भी होंगे वो आधार आपके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस यूं ही प्यार बरकरार रखें, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। शेयर करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। आपके साथ की ज़रूरत है, बीच में ना छोड़ें। धन्यवाद।